चैप्टर का नाम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है। एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट यानी कि क्या पता है, पोर्टफोलियोज को मैनेज करना। पोर्टफोलियोज को मैनेज करना यानी कि क्या, पहली बात तो समझते हैं पोर्टफोलियो क्या है। तो पोर्टफोलियो यानी कि आपका, ऐसा किसी को ही पूछोगे ना तो वो बोलेंगे बंच ऑफ स्टॉक्स करके, यानी कि आपके जितने क्लासेस ऑफ असेट है वो सारे के सारे उसमें आ गए। यानी कि आपका पोर्टफोलियो क्या हो सकता है, तो आपका पोर्टफोलियो में इक्विटी शेयर्स हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में बॉन्ड्स हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में रियल एस्टेट्स हो सकता है, आपके पोर्टफोलियो में कमोडिटीज हो सकता है, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हो सकता है। तो उन सबको मिला के पोर्टफोलियो, अब डेफिनेशन पोर्टफोलियो का थोड़ा सा ब्रॉड हो गया है, ठीक है। तो अपने थियरी पे जाते हैं, मतलब देखते हैं क्या लिखा है पोर्टफोलियो का डेफिनेशन और वो सब, ठीक है। आपके पास नोट्स में अरेंज करवाता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है। तो मैं इस पैरा पे आ रहा हूँ, थर्ड पैरा पे। पोर्टफोलियो तो अपने को मालूम है। मीनिंग ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, देखो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विथ efficient management of investment to optimize returns to suit the objective of an investor। अब एक बात बताता हूँ, सुनो। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम होगा, उनका एक्सपेक्टेशंस सेम होगा, उनका जो सिचुएशन है वो सेम होगा। जनरली क्या होता है कि एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनता है इनिशियली, जब पोर्टफोलियो आप मैनेज कर रहे हो ना किसी का, तो उसको बोलते हैं आईपीएस। इनका स्टेटमेंट है, उसमें हम स्टडी करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट की, स्टडी करते हैं कि सामने वाले की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, सामने वाला क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, उसकी लिक्विडिटी का क्या सिनेरियो है। यानी कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अभी समझो कोई एजेड है, हु इज वेरी नियर फॉर द रिटायरमेंट, आप उसके पोर्टफोलियो में इक्विटी नहीं बाई कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसका रिस्क हाई हो जाएगा। उसको क्या चाहिए, अब वो रिटायरमेंट पे, तो उसको क्या चाहिए, उसको फिक्स्ड इनकम वाली सिक्योरिटीज चाहिए। हालांकि अपने को सारा नंबर क्रंचिंग जानना है यहाँ पर, मतलब कंसेप्चुअली तो स्ट्रांग बनना ही पड़ेगा। इस चैप्टर में मैंने जो देखा है ना, एग्जॉस्टिव इतने सम्स है, एग्जॉस्टिव सम्स है, मतलब टाइप्स, ठीक है। ऐसा बोल सकते हैं यहाँ से अपना एसएफए में ना एक्चुअल शुरू हुआ है, ऐसा बोल सकते हैं। तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत अलग अलग तरीके से सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बट इजी है, प्रैक्टिस 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 और प्रैक्टिस, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स थिंग्स परमानेंट, है ना। तो वैसे तो अपना ये परमानेंट हो जाएगा अगर हम प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं तो एफिशिएंटली पोर्टफोलियो को मैनेज करना और रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करना और रिस्क को मिनिमाइज करना, यानी कि अगर ये वो कर पाया पोर्टफोलियो मैनेजर, रिटर्न्स को मैक्सिमाइज और रिस्क को मिनिमाइज, देन वो बहुत एफिशिएंट ऐसा बोल सकता है, ठीक है। दूसरे पॉइंट में बोला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड इन सच अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज इन विच द टोटल रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो इज मिनिमाइज। यही तो मैंने बोला कि रिस्क को मिनिमाइज करो। देखो बात को समझो, ये भी अपने देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि आप एक ही स्टॉक में अगर इन्वेस्ट करोगे ना तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। रैदर देन आपने क्या करना चाहिए, आपने डाइवर्सिफाई करना चाहिए, आपने ज्यादा से ज्यादा अलग अलग जगह पे पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इतना मतलब डाइवर्सिफाई करो कि आपका रिस्क मिनिमाइज हो जाए और रिटर्न जो है मैक्सिमाइज हो जाए।
इसको नंबर्स के मदद से देखेंगे बाद में कि एग्जैक्टली कैसे होगा। It entails choosing the one best portfolio to suit the risk return preference of the investor. इन्वेस्टर का रिस्क एपेटाइट कितना है वो अपने को देखना पड़ेगा, उस रिस्क पे मैक्सिमम क्या रिटर्न उसको दे सकते हैं, कहाँ से अर्न करके दे सकते हैं, वो अपने को सोचना पड़ेगा। तो रिस्क और रिटर्न जो है उसको जो सूट करेगा, बराबर ना, वो अपने को पोर्टफोलियो चूज करना पड़ेगा, ऐसा बेस्ट पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, समझे। उसके बाद it also encompasses the evaluation and version of the portfolio in view of changing risk return and investors risk preference। यानी कि ये यहाँ पर लास्ट पॉइंट में ऐसा बोल रहे हैं कि इट ऑल्सो एनकम्पासेस द इवैल्यूएशन, यानी कि आपको पोर्टफोलियो को इवैल्यूएट करते आना चाहिए, ठीक है, कि पोर्टफोलियो का एक्चुअल रिटर्न्स क्या है, ठीक है। अगर रिस्क चेंज हुआ तो रिस्क चेंज हो, क्योंकि देखो अपना जो सोसाइटी है, जो एनवायरनमेंट है, वो डायनामिक है, फाइनेंशियल मार्केट, एवरी डे देयर इज अ चेंज। तो आपको पोर्टफोलियो को रीशफल करते रहना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के रिस्क प्रेफरेंस के हिसाब से, समझो इस बात को। तो पोर्टफोलियो एक बार बना दिया और बैठ गए तो ऐसा नहीं होता है, तो पोर्टफोलियो को चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। तो ये अपने ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पैरा पे जाते हैं। तो फिफ्थ पैरा में क्या बोला है, तो दिस इज नीड एंड द रोल ऑफ अ पोर्टफोलियो मैनेजर, यानी कि पोर्टफोलियो मैनेजर का आज के टाइम पे जरूरत क्या है एंड व्हाट इज हिज रोल, ठीक है ना। तो बहुत वाइब्रेंट आजकल का मार्केट हो गया, मतलब इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन इतना बढ़ गया है कि आप अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोग पोर्टफोलियो में ना, इवन आई शुड से कि गोल्ड तो सभी को पता होगा, एफएनओ सभी को पता होगा, पेंटिंग्स भी आप मतलब बाई कर सकते हो, एंटिक्स, लिकर, पुराने पुराने लिकर्स, वो भी होता है। तो इसको अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, समझ में। तो यानी कि लिकर हो गया, पेंटिंग हो गया, ये सब अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है, ये भी एक क्लास ऑफ असेट है, तो भी पढ़ने जैसा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो बहुत डायनामिक हो गया आजकल, इतने सारे इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन्स आ गए ना कि लोग जो है मतलब उनको इन्वेस्ट करने के लिए इंसान चाहिए, पोर्टफोलियो मैनेजर की जरूरत है, और ऐसे इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत है जो अच्छे से रिटर्न्स कमा के दे सके, समझे ना। तो ऑफ सर्टेन, सेकेंड पॉइंट पे जा रहा हूँ, ऑफ सर्टेन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज बिकम अट्रैक्टिव, the role of a professional portfolio manager has become significant, यानी कि कुछ कुछ जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है, और अपने को चूज करते तो बनना चाहिए ना, यानी कि आपको ये पता चलना चाहिए, देखो एवरीवन कांट बी मास्टर एट एवरीथिंग, तो कोई ना कोई बंदा ऐसा चाहिए जो आपको रिसर्च करके बताए, आपका पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट करे और वो आपको रिटर्न्स अर्न करके दे, इसलिए उनकी जरूरत बढ़ गई है। नॉलेज ऑफ एक्सपर्टाइज, नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज ये चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है वोलेटिलिटी इन द सिक्योरिटीज मार्केट। अगर आप सोचोगे कि आप रिस्क को हेज कर पाओगे, जैसे अभी लास्ट वीक में जो मार्केट था अपने, जब ये सब लॉकडाउन और ये सब हुआ, तो उसके पहले जो मार्केट था, मार्केट वॉज वेरी मच वोलेटाइल, है ना, इतना ऊपर इतना नीचे, वो टाइम पे अपने को राइट इन्वेस्टमेंट्स करना बहुत जरूरी है, तो ही आप अर्न कर पाओगे। तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, नॉर्मल इंसान मतलब उसमें सस्टेन नहीं कर पाता है। अगर आपको करेक्ट इन्वेस्टमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपर्टीज होना जरूरी है, वोलेटिलिटी मतलब उस रिस्क को मिनिमाइज करते बनना चाहिए, यहाँ पे रोल आता है पोर्टफोलियो मैनेजर का, बिकॉज ही इज एक्सपर्ट इन दैट। ऑल्सो द पोर्टफोलियो मैनेजर हेल्प्स द एनआरआई टू कंप्लाई विद द वेरियस रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। बहुत बार क्या होता है, सीलिंग्स होते हैं स्पेशली एनआरआईज को, जैसे किसी को कमर्शियल पेपर्स में इन्वेस्ट करना है तो वहां पे सीलिंग्स है, एनआरआईज बिंदास कितना भी चाहिए उतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बट उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। तो ये सब नॉलेज एक नॉर्मल इंसान को नहीं रहेगा, तो अपने को वहां पे अपना पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल आता है, मींस ही शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ द रेगुलेशंस ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट आल्सो, ऐसा है, ठीक है। तो सिक्स्थ पॉइंट में बोला है फंक्शंस ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजर, मतलब उसका काम क्या है, तो टू स्टडी द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, यानी कैपिटल मार्केट को किस किस चीजों की वजह से अफेक्ट होने वाला है वो उसको देखना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा, डेली की पढ़ाई लगती है, बराबर। यानी कि रैंडमली कोई भी उठ के पोर्टफोलियो मैनेजर बनेगा ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली अपडेटेड होना चाहिए कि इन्फ्लेशन क्या चल रहा है,
ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसा चल रहा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या नई आई है, नए क्या पॉलिसीज है, ये सारी चीजें, ठीक है। सिक्योरिटीज मार्केट को स्टडी करना बहुत जरूरी है, सेकेंड पॉइंट, यानी कि प्राइस ट्रेंड क्या होने वाले कौन से शेयर्स का, ठीक है, कितना, टू मेंटेन कंप्लीट एंड अपडेटेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डेटा ऑफ ब्लू चिप एंड अदर कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज मतलब क्या, जो बड़ी कंपनीज है, स्टेबल कंपनीज है, वेल एस्टैब्लिश्ड जो कंपनीज है उसको बोलेंगे, प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है वो, बराबर है। तो ऐसे जो कंपनीज है उसके बारे में उसको स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। लेटेस्ट पॉलिसीज जैसे अभी हमने पढ़ा प्रीवियस इसमें, वो भी उसका काम है। टू स्टडी द प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि किस वजह से क्या इंडस्ट्री अफेक्ट होने वाला है, बराबर ना, इन्वेस्टर्स का एटीट्यूड क्या है उस प्रॉब्लम को लेके, ये भी अपने को स्टडी करना पड़ेगा। फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, मतलब फाइनेंशियल बिहेवियर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड अदर प्लेयर्स इन द कैपिटल मार्केट टू फाइंड आउट सेंटिमेंट्स इन द कैपिटल मार्केट, यानी लोगों का सेंटिमेंट कैसा है वो भी अपने को पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे उसके काम है कि कौन कैसा बिहेव कर रहा है, इंस्टीट्यूट में क्या चेंजेस आ रही है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, बराबर ना, अच्छी बड़ी कंपनीज क्या उनकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज है, ठीक है, ये सब अपने को ध्यान देना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी कि क्या ऑब्जेक्टिव है, 2 मिनट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, क्यों पोर्टफोलियो को मैनेज करना जरूरी है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में ऐसा बोला है, सिक्योरिटी ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि बहुत बार क्या हो जाता है कि आपने जो इन्वेस्ट किया अगर वो इन्वेस्टमेंट ही इरोड हो गया, वही चले गया, तो क्या यूज है ना, आपको क्या फायदा हुआ, करेक्ट। तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा अगर आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, मेन प्रिंसिपल है, वही इरोड हो गया, तो है कि नहीं। तो उसे इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है, उसे इंटैक्ट रखना बहुत जरूरी है ऑलवेज। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि इन्फ्लेशन से ज्यादा कमाने की जरूरत है, तो ही आपका प्रिंसिपल जो है वो इंटैक्ट रहेगा, अदरवाइज नहीं रहेगा। स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, बहुत बार पोर्टफोलियो जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इनकम स्टेबल होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कोई एज ओल्ड है या ऐसे जो लोग हैं, बराबर ना, जिनको बहुत बार क्या हो जाता है, तो बहुत बार क्या होता है जो रिटायर्ड पीपल होते हैं, बराबर ना, यानी कि जिनको स्टेबल इनकम चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव होता है कि वो पोर्टफोलियो मैनेजर के पास आकर कहते हैं कि हमें ऐसे पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करके दो जहां से हमें रेगुलरली इनकम आए, बराबर ना, जैसे बॉन्ड हो गया या ऐसे बहुत सारे चीजें होती है जहां से अपने को रेगुलरली इनकम आ सकता है, या फिक्स्ड इनकम आ सकता है, या तो फिर स्टेबल इनकम आ सकता है। तो वो स्टेबिलिटी ऑफ इनकम ये मेन ऑब्जेक्टिव हो सकता है। बहुत सारे लोग को ग्रोथ चाहिए, कैपिटल ग्रोथ, तो वो इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए वो उनका मेन एम हो सकता है। दूसरा है मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी, ऑलमोस्ट सेम है। मार्केटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी मतलब बहुत बार गोल ये होता है कि आपका जो क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है उस वो इजीली मार्केटेबल हो, मतलब आप उसको सेल कर पाए, यानी कि इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। मेजर जो लोग हैं वो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आते हैं, यानी उन्हें ऐसे लगता है कि डाइवर्सिफाई करना जरूरी है, बिकॉज जब जब आप डाइवर्सिफाई करोगे रिस्क रिड्यूस हो जाएगा और आपका रिटर्न जो है वो मैक्सिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत बार लोगों को क्या होता है जो हाई टैक्स ब्रैकेट में ना, स्पेशली इंडिया जैसे कंट्री में, ठीक है, जहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है, तो उन्हें टैक्स एडवांटेज चाहिए होता है, तो उनको टैक्स बर्डन को मिनिमाइज करना होता है, इसलिए वो लोग पोर्टफोलियो मैनेज करना, मतलब उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। जैसे अपने सभी को पता होगा कि एटीसी है ना, आपको पता होगा सभी को एटीसी है शायद, और मेरे ख्याल से ईएलएसएस भी है एक ईएलएसएस भी है मेरे ख्याल से, बराबर ना, इक्विटी लिंक्ड जो सेविंग स्कीम होता है वो है, एनएससी है, बराबर ना, एफडीज है। उसके बाद मेरे ख्याल से कैपिटल गेन वाला हाईवे के जो बॉन्ड्स होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी है, उसपे भी टैक्स सेविंग्स होती है, राइट। ये सब आपको देखना चाहिए, तो ये सब टैक्स एडवांटेज देने वाले हैं। तो जो हाई टैक्स ब्रैकेट में जो इंडिविजुअल होगा उसको आप ये सारी चीजें सजेस्ट करोगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। पैरा में ये 8th वाला तो ठीक है। सोर्सेज ऑफ रिस्क पे आते हैं। सोर्सेज ऑफ रिस्क, एक तो सबसे पहले इंटरेस्ट रेट रिस्क है। यानी कि इंटरेस्ट रेट रिस्क मतलब क्या, कि इंटरेस्ट चेंज होगा मार्केट का। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन बॉन्ड, बराबर ना। बॉन्ड में हमने किया था कि इंटरेस्ट रेट जो है वो वैरी कर सकता है, बराबर ना, करेक्ट है। और हमें पता है कि सिक्योरिटी का जो प्राइस है वो इनवर्सली रिलेटेड है विद द इंटरेस्ट रेट, राइट। जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो बॉन्ड प्राइस नीचे आता है, यस और नो। तो इसलिए एक इंटरेस्ट रेट रिस्क है। दूसरा जो रिस्क है वो परचेसिंग पावर या इन्फ्लेशन का रिस्क है, कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है ना, तो वो एक रिस्क है। तीसरा रिस्क है बिजनेस रिस्क। मतलब बिजनेस रिस्क को क्या बोल सकते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज हो गई, आप समझ रहे हो, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, बराबर ना। तो वो स्पेसिफिकली आपके बिजनेस को अफेक्ट होने वाला कोई ये है। जैसे समझो ना, आप थर्मोकॉल इंडस्ट्रीज में डील करते थे, आप थर्मोकॉल के बॉक्सेस बनाते थे, ये सब तो आजकल तो बंद हो गया ना, बैन हो गया है। प्लास्टिक में डील करते थे और स्पेसिफिक आप जिस प्लास्टिक में डील करते थे वो बंद हो गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो है वो है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कि इसको क्या बोलेंगे, कि बहुत आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उस कंपनी ने बहुत सारा डेट ले लिया और वो आपको रीपे नहीं कर पा रहा है, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क, बराबर ना। यानी कि उसने लिवरेज बढ़ा दिया तो आपने जिसमें कंपनी में इन्वेस्ट किया, तो दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। उसके बाद है लिक्विडिटी रिस्क। क्या है उसके बाद, लिक्विडिटी रिस्क, रिस्क एसोसिएटेड विद द सेकेंडरी मार्केट। यानी कि देखो ये दोनों जो चीजें है ना, लास्ट वाली लिक्विडिटी और मार्केट रिस्क, ये दोनों थोड़ा सा सेम है, बट लिक्विडिटी टू बी मोर स्पेसिफिक, आप आपके सिक्योरिटी को बेच नहीं पा रहे हो, मतलब इमीडिएटली आपको बायर मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, दैट इज लिक्विडिटी रिस्क। और जो मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क इट रेफर्स टू द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, यानी कि प्राइस का जो चेंज है, याद है हमने किया था, ठीक है, बॉन्ड में हमने किया था ना, प्राइस रिस्क याद है, और री इन्वेस्टमेंट रिस्क वो वाला। तो प्राइस रिस्क मतलब प्राइस में चेंज है, प्राइस फॉल हो गया ड्यू टू सर्टेन सिचुएशन, दैट इज मार्केट रिस्क, ऐसे। तो चलो बहुत अपने थियरी वियरी कर लिए, आप लोग भी बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा रिटर्न्स के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो मैं ये पढ़ नहीं रहा हूँ, मेरे को लगता नहीं है कि ये सब ये है। देखो एक चीज, एक थंब रूल समझो, ऑब्वियसली आप वो इन्वेस्टमेंट चूज करोगे ना जहां पे आपका रिटर्न बहुत हाई है, ठीक है, रिटर्न बहुत हाई है। पैरा पैरा 11th जो है वो ऑलरेडी हमने किया है बॉन्ड वैल्यूएशन में, होल्डिंग पीरियड रिटर्न है ना, एनुअल इनकम है अपॉन बिगिनिंग वैल्यू प्लस एंडिंग माइनस बिगिनिंग वैल्यू अपॉन बिगिनिंग प्राइस, है कि नहीं। ये सेम फॉर्मूला हमने देखा था, ये कुछ नहीं है, बट दिस इज कॉल्ड एज HPY, होल्डिंग पीरियड यील्ड, है कि नहीं। और इसको अगर एनुअलाइज करना होगा, मतलब एनुअलाइज करना होगा तो इंटू 12/n करते थे, नहीं क्या, याद है मंथ के हिसाब से, ये हमने किया हुआ है। और यस ये किया हुआ है। और ये जो रिस्कलेस सिक्योरिटीज यहाँ पर बोल रहे हैं ना, रिस्कलेस सिक्योरिटी मतलब क्या, जहां पे रिस्क नहीं है। यानी कि देखो एक एक बात समझो, कहाँ पे रिस्क नहीं है, कहाँ पे रिस्क नहीं है, आपने जो सोचा या आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, एक्सपेक्ट, वो अगर एक्चुअली में हो गया ना तो रिस्क है ही नहीं, है ना। अपने सब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बैठेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएंगे, है कि नहीं। और अगर हो गए होंगे, मैं ऐसे बता रहा हूं, तो होंगे अपने सब तो रिस्क ही नहीं है। मतलब आपका जो एक्सपेक्टेशंस है कहीं पर भी अगर वो एक्चुअलाइज हो गया तो रिस्क ही नहीं है। लेकिन रिस्क कब आता है, आपने एक्सपेक्ट किया था कि पेपर इजी आएगा, लेकिन पेपर आ गया डिफिकल्ट, तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो एक्सपेक्टेड है वो अगर एक्चुअलाइज हो गया तो आपका रिस्क हो गया जीरो, मतलब रिस्क आपका नलीफाई हो गया, समझे, ऐसा है। तो ये एक बात मुझे बताना था। आगे देखते हैं और क्या दिया है। एक काम करो, मैं रिस्क है ना कैलकुलेट करने के लिए सिखा रहा हूं, अभी उसके पहले मैं जरा नोट्स पे जाता हूं, सुनो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो चैप्टर के साथ इशू क्या है पता है, इशू नहीं है, चैप्टर को बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज है,
ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज है और अपने 50, 60, 70 के करीब चले जाएंगे। ठीक है, और तब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है ना जहाँ पे स्टूडेंट को क्या लगता है ना, अरे बर्डन होना स्टार्ट हो जाता है, अरे यार इतना सारा चीज़ कैसे याद रखेंगे, समझे। तो डरा नहीं रहा हूँ मैं आपको, मैं एक आपको इंट्यूशन दे रहा हूँ रादर कि आपको इसमें प्रिपरेशन बहुत दोस्तों अच्छे से करनी पड़ेगी, ये बात मेरी मान लो। मतलब मुझे लास्ट वीक ही ऐसा पता चला, कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे जिन्होंने कहीं से भी कोचिंग लिया है, वो बोल रहे सर पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस है ना बहुत डिफिकल्ट जाते हैं, तो आप पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस है ना हमें दो करके करके। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, पोर्टफोलियो इजी है बट प्रोवाइडेड थोड़ा मैथ्स आ जाता है, थोड़ा कैलकुलेशंस आ जाता है, तो लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। ठीक है, तो एक जरा एग्जाम्पल देखते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। सुनो, अब एक बात बोलूं, कभी भी याद है अपने स्कूल लाइफ में, मैं थोड़ा मैथ्स के तरफ जा रहा हूँ तो थोड़ा क्या मालूम है, थोड़ा फॉर्मूलाज याद रखना इजी हो जाएगा रादर। ठीक है, तो मैं थोड़ा मैथ्स के तरफ जा रहा हूँ। याद है, अगर समझो अपने पास एक्स है और अपने पास फ्रीक्वेंसी है, ये हम लोग स्कूल में करते थे, और अगर मीन निकालने के लिए बोला तो हम क्या करते थे मालूम है, एफ एक्स, राइट, फिर उसका टोटल और फिर समेशन एफ, मतलब एक्स बार हम ऐसे निकालते थे, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, बराबर है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैथ्स में फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी सब सेम है, फ्रीक्वेंसी और प्रोबेबिलिटी सेम है, तो मैं यहाँ पे अगर पी डालता हूं तो ये भी पी हो जाएगा, ये भी पी हो जाएगा, नहीं क्या, तो यहाँ पे आएगा पी एक्स अपॉन समेशन पी। तो टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन, समझो, टोटल ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वन। तो इसका मतलब ये डिनोमिनेटर तो निकल गया, मतलब एक्स बार क्या बन गया, समेशन पी एक्स, नहीं क्या, इजी है, समझे, समेशन पी एक्स हो गया, राइट। तो बोलने का मतलब ऐसे कि ये फॉर्मूला है जब प्रोबेबिलिटी देते तो मीन निकालने का, और अपने को हर जगह पे काम में आने वाला है यार। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये हमेशा याद रखना, ये जो एक्स रहेगा ना वो रिटर्न रहेगा, लेकिन रिटर्न किस फॉर्म में, रुपीज में नहीं, परसेंटेज के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, परसेंटेज है, याद रखना। एक एग्जाम मेरे को बराबर याद है, सीए फाइनल का पेपर था, खुश हो गए लोग, ये रुपीज में दिया हुआ था और उसको वो लोग ने एक्स ले लिया, पी कैलकुलेट किए, हो गया सब बेड़ा पार। तो जो एक्स है वो हमेशा रिटर्न रहेगा, परसेंटेज के फॉर्म में रहेगा, और प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा। आपको इसको परसेंटेज के फॉर्म में नहीं दिया है, अगर आपको एक्स नहीं दिया हुआ है रिटर्न परसेंटेज, तो निकालना पड़ेगा, एचपीवाई का फॉर्मूला है हमारे पास। समझ में आ रहा है, मैं थोड़ा और जा रहा हूं आगे। दूसरी बात हमने जो सीखी है, दूसरी बात वो है, ये सीखा था हमने फाउंडेशन लेवल पे। मैं ये एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा हूं कि आपको चीजें याद है, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि आपने ये पढ़ा है, तो किसी को ये सोचने का जरूरत ही नहीं है अरे सर आप तो शुरू हो जाते हो यार, मतलब ये फाउंडेशन में किया, ये इधर किया उधर किया, बट एक्सप्लेन तो कर रहा हूं ना, समझा। तो मैं तो सिर्फ याद दिला रहा हूं, अपने ना स्टैंडर्ड डिविजन किया है हमने, तो आपको मैं याद दिलाता हूँ। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला जो था वो कुछ ऐसा था, स्टैंडर्ड डिविएशन का पहले तो नोटेशन, नोटेशन कुछ ऐसा था, याद है, सिग्मा, राइट ना, ग्रीक लेटर सिग्मा, हाँ, तो सिग्मा उसको बोलते हैं। अपने को सिर्फ फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, समझे, तो वो मेन है। तो ये सिग्मा है, सिग्मा। अब देखो, जानबूझ के थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, थोड़ा तकलीफ होगा बट मजा आएगा। ठीक है, क्या हुआ मालूम है, सबसे पहले हम एवरेजेस निकालते थे, ठीक है, फिर है ना लोगों को ऐसे लगा ना मैथमेटिशियंस को कि अरे एवरेज नहीं, अपने डिस्पर्जन चेक करने चाहिए, डिस्पर्जन, बराबर ना, डिस्पर्जन मतलब डेटा कितना फैला हुआ है, आप समझो बात को, डेटा है ना एवरेज से कितना फैला हुआ है। आप सोचो ना, ये आपका मीन है, आप इतना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप जितने फैल गए, जितने दूर गए ना, उतना ज्यादा रिस्क, नहीं क्या, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 10% कमाएंगे यार, एवरेज 10% तो कमाना ही है, समझे, लेकिन आपका रिटर्न गिर गया -5%, आप दूर चले गए, जितना आप दूर चले गए उतना ज्यादा रिस्क, नहीं क्या। तो हम क्या कर रहे हैं, डिविएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, डिविएशन। तो फॉर्मूला क्या था मालूम है, एक्स माइनस एक्स बार, बराबर है, एक्स माइनस एक्स बार, ऐसे डिविएशन कैलकुलेट कर रहे थे,
बट अगर समझो ये मैं एक सिंपल नंबर लेता हूँ 2 3 4 5 6, इसका एक्स बार क्या होगा? 4 होगा, बीच वाला नंबर नहीं, क्या लाइन से नंबर, तो 4 होगा। अरे नंबर कैसे भी लो, ये तो मैं इजी के लिए ले रहा हूँ, नंबर कैसे भी लो तो आएगा। तो ये अगर 4 है तो 2 माइनस 4 इज -2 -1 0 1 2। सर आपने लाइन से लिया इसके लिए ऐसा हुआ, नहीं भाई, लाइन से लिया इसके लिए नहीं हुआ। आप नंबर्स कैसे भी लो, आप जब इसका टोटल निकालोगे ना ये हमेशा 0 होगा। तो मैथमेटिशियंस को ऐसा लगा रही है तो अपने डिस्पर्जन तो कैलकुलेट कर ही नहीं पा रहे, तो उन्होंने क्या किया पता है, उन्होंने इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर। अब जब आप इस चीज को स्क्वायर करते हो तो क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0, ये 1 4। समझे क्या? लेकिन और एक प्रॉब्लम आ गया इसके साथ, इसके साथ और एक प्रॉब्लम आ गया। प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि ये परसेंटेज में था और जैसे आपने इसको स्क्वायर कर दिया तो ये परसेंटेज स्क्वायर हो गया। और हमने तो आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है परसेंटेज स्क्वायर, पढ़ा है क्या स्कूल में? याद है अपने, रिलेट करो, ये अपने रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेथ करते थे, याद है क्या? ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करते थे, सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, नहीं होता था? किया है हमने वो, ठीक है, वो अपने टीचर ने अपने को बताया नहीं, वो अलग बात है, समझे? तो लेकिन था परसेंटेज। सर ऐसा तो हमने सुना ही नहीं, आप क्या सिखा रहे हो? अरे सही सिखा रहा हूं मैं, तो परसेंटेज इंटू परसेंटेज, परसेंटेज स्क्वायर थोड़ी होता है, होता है, ठीक है, तो परसेंटेज स्क्वायर ही होता है, तो परसेंटेज स्क्वायर हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इसको इसको क्या बोलेंगे पता है, ये x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर हो गया, ये x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर हो गया, बराबर ना? इसका टोटल लेते थे x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर और फिर उसको एवरेज आउट करते थे, डिवाइड बाई n, ठीक है, डिवाइड बाय n, एवरेज निकाला, एवरेज कितना है डिस्पर्जन, समझे? तो इस वजह से ये फॉर्मूला आ गया अपना वेरिएंस। ये किसका फॉर्मूला आ गया? वेरिएंस का। और क्योंकि अपने कभी भी हमने कभी भी हमने कभी भी हमने कभी भी हमने परसेंटेज स्क्वायर सीखा ही नहीं है, इसके लिए मैथमेटिशियन ने क्या कर दिया, इसका रूट निकाल लिया, समझे? तो जब स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वापस वो परसेंटेज फॉर्म में चले जाएगा। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, बराबर ना? परसेंटेज स्क्वायर है, परसेंटेज स्क्वायर और उसका रूट निकाल लिया तो परसेंटेज में आंसर आएगा, समझो प्लीज। आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये तो मैं ऐसे ही मतलब ज्ञान बोलते हैं ना, दे रहा हूं मैं, अपने को ये याद रखना है, समझ में आया? अब ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये सब अपने बुक में है, ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, ध्यान में आया? और अगर प्रोबेबिलिटी दिया होगा ना, प्रोबेबिलिटी, तो अपने क्या करेंगे में इस स्टैंडर्ड डिविएशन में अंडर रूट ये जो है ना ये p इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल्स करेंगे अपॉन समेशन p। अरे समेशन p तो 1 है, समेशन p तो 1 है, तो ये निकल जाएगा नहीं क्या? तो अल्टीमेटली फॉर्मूला बचा स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल्स टू अंडर रूट समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर। हो गया, खत्म। नहीं समझे? क्लियर है? तो सॉरी, तो अपने क्या कर रहे थे, हम लोग ये स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे। मैं तुमको बता रहा था कि जितने अपने एवरेज से दूर चले गए ना एक्स बार से, जितना डिविएट हो गए उतना अपना रिस्क, इसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं, समझ में आया? तो फॉर्मूला भले ही नहीं क्लिक हो रहा होगा, मतलब अरे कैसे डिराइव किया सर, याद रखने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला को इतनी बार करेंगे ना कि अपने को याद हो जाएगा। ध्यान में, सारे सारे फॉर्मूलाज इतनी बार करेंगे कि याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार अप्लाई करके देखते हैं, एक बार अप्लाई करके एक एग्जांपल में देखते हैं कि कैसे होगा। हमेशा एक चीज याद रखना, x माइनस एक्स बार करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात को समझो। x माइनस एक्स बार क्या मतलब, पहले x बार निकालना पड़ेगा, x माइनस एक्स बार करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और फिर उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले सब में जरा स्लो जाऊंगा, उसके बाद अपने कैलकुलेशन एक साथ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टेबल बनाते थोड़ी ना बैठेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेंगे। तो अगर चाहिए तो एक बार फॉर्मूलाज लिख लो, एक बार फॉर्मूलाज लिख लो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन।
कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन। चैप्टर का नाम लिख लेंगे, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। आई होप सभी ने लिखा ही होगा। जब भी आप मीन निकालते हो और प्रोबेबिलिटी यूज करके निकालते हो तो उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। जब भी आप मीन निकालते हो और प्रोबेबिलिटी को यूज करके मीन निकालते हो उसको एक्सपेक्टेड बोलते हैं। तो समेशन पी इंटू एक्स, इधर नोट लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू रिटर्न इन परसेंटेज, x इज इक्वल्स टू रिटर्न इन परसेंटेज। ठीक है, व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, दूसरा केस व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, तब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी नहीं है तो x होगा, तो x बार निकालेंगे समेशन x अपॉन n, सिंपल एवरेज। ये कुछ नहीं है, सिंपल एवरेज है ना। ये नोट यहाँ पे के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे थोड़ी बाद में देर में आता हूँ, एक एग्जाम्पल कर लेंगे पहले। रिटर्न 20 ऑब्वियसली परसेंटेज में, 21, 22, 23, 24, प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 0.15, 0.20, 0.50, 0.10, 0.05। आई होप ये 1 आ रहा है। 35, 85 हो गया, 1 है टोटल, इसका 1 है। ठीक है, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न। प्रोबेबिलिटी है मतलब एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल्स टू समेशन आर इंटू पी बोलो या एक्स इंटू पी बोलो, एक ही बात है। आर मतलब रिटर्न। तो मैं सोल्यूशन चालू करता हूं। आर लिख लेंगे फिर से एक बार, 20, 21, 22, 23, 24। फिर से एक बार प्रोबेबिलिटी कॉपी कर लेंगे, 0.15, 0.20, 0.50, 0.10, 0.05। आर इंटू पी करेंगे, आर इंटू पी मल्टीप्लाई, 20 इंटू 0.153 आएगा, 21 इंटू 0.2, 4.20। ऑब्वियसली एम प्लस अपने यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 11 आ रहा होगा। 23 इंटू 0.1 इज 2.30, 24 इंटू 0.05 ये हो जाएगा 1.20, और इसका टोटल लेंगे, इसको बोलते हैं समेशन पी इंटू आर या आर इंटू पी, जो भी है। ये आ रहा होगा 21.70%, राइट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखो रिस्क, हेडिंग लिखो रिस्क। लिखो रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अभी फिलहाल के लिए स्टैंडर्ड डिविएशन याद रखेंगे, रिस्क इज मेजर्ड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन।
व्हेन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, तो अपना फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन p इंटू x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर, इतना ही फॉर्मूला है। एंड व्हेन प्रोबेबिलिटी इज नॉट गिवन, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन n, नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहेगा इस केस में, आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स होंगे हमेशा इस केस में। फॉर्मूलाज हो गया है, कॉपी कर लिए, आगे बढ़ते हैं। सुनो एग्जाम्पल, रेफर प्रीवियस क्वेश्चन लिखो, रेफर प्रीवियस एग्जाम्पल एंड कैलकुलेट, रेफर प्रीवियस एग्जाम्पल एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन, रेफर प्रीवियस एग्जाम्पल एंड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। तो R दिया हुआ था, P दिया हुआ था, ठीक है, तो R इंटू P तो अपने पास ऑलरेडी रेडी है, ठीक है, ऊपर से ही ले लेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, ठीक है, 20, 21, 22, 23, 24, 0.15, 0.20, 0.50, 0.10, 0.05 दिया हुआ है। ऑलरेडी हमने आर बार कैलकुलेट कर चुके हैं, तो आर माइनस आर बार द होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं ये करेंगे। देखो कैसे करना है, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आर बार लिख के लेता हूँ। आर बार अपना कितना आया था 21.70, तो यहाँ लिख लेने का 21.70, समझे। तो अपने कैलसी पे 20 लो माइनस 21.70 करो, ठीक है, और ट्वेंटी माइनस 21.70 करो, आर माइनस आर बार के ऊपर लिख के लेंगे 21.70 और नीचे 20 माइनस 20, और इसको है ना इंटू इक्वल्स टू करेंगे तो स्क्वायर अपने आप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चेक करो और आंसर बताओ मुझे। ऐसे हर एक का करो।